हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अनुष्का अकेडमी के। और आज का जो हमारा लेक्चर है जिसको हम सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। अब आप बोलोगे कि सर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट तो करवा दिया था, एक्सचेंज रेट भी आपने करवा दिया था, लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर में अब और क्या बचा? हमने ये भी देख लिया एक्सचेंज रेट कितने होते हैं, ये वो सब कुछ देख लिया। ठीक है, तो आज की जो मेरी क्लास होगी वो ये होगी कि कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बेसिस पे यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछता है और प्रीवियस कुछ सालों में पूछे गए हैं। और उन माइन्यूट डेफिनेशंस को जो है वो आज कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट होने वाला है। दिसंबर का मंथ आ गया है और प्रीलिम्स की तैयारी उम्मीद है कि जोरों शोरों से जो है वो चल रही होगी। तो बस एक ही फॉर्मूला है जिसको माइंड में रखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप एमसीक्यू करते हैं उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा इंक्रीज करो। जितना एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट जो है वो उसका मिलेगा। चलिए ठीक है, आप हमारे कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको इन सब लोगों की गाइडेंस के नीचे जो है वो काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, हमारे फीचर्स जो है वो ये है। और चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया में आता क्या क्या है? ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है पहले इसको देखते हैं। देखिए, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी विच टेक प्लेस इन द फॉरेन करेंसी फॉल इन द एक्सटर्नल सेक्टर। कोई भी ऐसी चीज जो इकोनॉमी में की जा रही है और फॉरेन करेंसी में, कौन सी करेंसी में? फॉरेन करेंसी में, तो वो जो है वो किस में आती है? एक्सटर्नल सेक्टर में आ जाती है। क्लियर ऑन दिस? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल डेप्ट, ये सब चीजें जो है वो किस में आती हैं? बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया में जो है वो आती है। नेक्स्ट आ गया फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एसेट डोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी दैट आर हेल्ड और रिजर्व्ड बाय द सेंट्रल बैंक। कोई भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा जो फॉरेन करेंसी में जो एसेट्स जो है अपने पास एज अ स्टोर या संभाले जाते हैं उनको जो है हम फॉरेक्स रिजर्व के नाम से बोलते हैं और उनको फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बोला जाता है। क्लियर ऑन दिस? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डीज में इंक्लूड फॉरेन करेंसी, बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके माइंड में आएगा कि सर फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इन चीजों को बोलते हैं जो भी हम एसेट है। अब उस एसेट में आता क्या क्या है? इवन इसी क्वेश्चन को जो है वो यूपीएससी ने पूछा था। इन्होंने किया क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग, और उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ ऑप्शंस दे दिए 1 2 3 4। अब उसमें जो है वो चीजें दी गई थी। ठीक है, तो उसमें क्या क्या दे दिया था इन्होंने? गोल्ड, यूएस डॉलर, फॉरेन करेंसी ये मान लो यूरो है, तो ये सब दे दिया और बोला कि फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेक्स रिजर्व में जो है वो क्या क्या चीजें आ सकती हैं और कौन सी चीजें नहीं आ सकती। तो उन चीजों को जो है वो उसमें क्या करना था, जो राइट चीजें हैं जो आ सकती हैं उन चीजों को उस पे क्या करना था, हमने चूज करना था। तो इसी के बेसिस पे जो है वो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो उसी चीज को जो है वो सॉल्व करने के लिए आज जानते हैं कि उसमें क्या क्या आता है, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है। सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट ये क्या होता है? ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, बैंक डिपॉजिट वो है जो इंडियन बैंक्स के फॉरेन में जो बैंक्स हैं उनमें जो पैसा पड़ा है। ठीक है, वो जो है वो किस में आएगा? फॉरेक्स रिजर्व में आएगा। क्लियर ऑन दिस? किसी पॉलिटिशियन का या किसी व्यक्ति का अगर मान लो किसी फॉरेन बैंक में पैसा है वो इसमें काउंट नहीं करेंगे हम लोग, जो गवर्नमेंट का पैसा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे इसमें क्या आता है? गोल्ड। तो ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे क्या आता है? एसडीआर। ये क्या होता है बताइए? एसडीआर क्या होता है? एक करेंसीज का क्या है, पूल है जिसमें काफी फॉरेन करेंसीज जो है वो आती हैं। लगभग 5 फॉरेन करेंसी हैं। जब हम आईएमएफ का लेक्चर कर रहे थे तो उस दिन हमने देखा था कि
SDR जो है वो इन 5 करेंसीज को मिला के बनाया जाता है, और ये जो है वो किस में यूज किया जाता है, IMF में SDR जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो जिसके पास जितना रिजर्व है तो उतना जो है उसके पास क्या आ जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट, और क्या आता है, RTP। RTP की फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। ठीक है, रिजर्व्स के केस में हमारी जो पोजीशन है वो क्या चल रही है। फॉरेन करेंसी के एसेट्स जिसमें US डॉलर, कोई भी ऐसी फॉरेन करेंसी, यूरो हो गया, ठीक है, तो ये सब करेंसीज भी जो है वो इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट 6 नंबर पे क्या आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इन 6 चीजों को मिला के जो है वो हम क्या बनाया जाता है, फॉरेक्स रिजर्व बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया SDR क्या होता है। ठीक है, SDNR। SDR क्या होता है, SDR इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसिड क्रिएटेड बाय IMF, ठीक है, इन 1969। हमने अभी जो है वो SDR के बारे में देखा था, जो मैंने बताया था कि ये फॉरेन रिजर्व में आता है, उसी को डिस्कस किया गया। वैल्यू ऑफ SDR इज बेस्ड अपॉन द 5 करेंसीज। जैसा कि मैंने बोला था कि 5 करेंसीज को मिला के जो है वो SDR बनाया जाता है। पहली करेंसी कौन सी है, US डॉलर, सेकंड यूरो, और उसके बाद रेनमिबी विच इज चाइनीज करेंसी, येन, जापानीज और पाउंड स्टेर्लिंग, ये यूके की है। कौन कौन से देशों की करेंसीज को मिला के जो है वो SDR बनता है, सबसे पहले अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन करेंसी है, यूरोप, यूके, चाइना और जापान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वन डे टाइप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये बताइए रशिया की करेंसी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए रशिया की करेंसी क्या है। ठीक है, रशिया की करेंसी है रूबल। और कई बार जो है क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि SDR में रूबल भी आता है या नहीं, तो इसका आंसर है सीधा सा नहीं, SDR में रूबल नहीं आता। तो उस चीज को कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको इसी कंटेक्स्ट में आंसर करने की कोशिश करो। इट इज अ करेंसी नॉट अ क्लेम ऑफ द IMF, रेदर इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑफ फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ द IMF मेंबर्स। ये IMF मेंबर्स की जो फ्री होने यूज होने वाली करेंसी है, तो ये वो है जिसको जो है वो यूज किया जाता है। तो SDR आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो ये होता क्या है, मार्केट प्लेस वेयर द इंटरनेशनल फॉरेन करेंसीज आर सोल्ड एंड परचेज साइमल्टेनियसली इज नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कोई भी ऐसी मार्केट, कोई भी ऐसा बाजार जिसमें फॉरेन की करेंसी को खरीदा जाता है या बेचा जाता है, उसको जो है वो क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या होता है। ये सिस्टम जो है वो इंडिया में आया था, और इसके बारे में क्वेश्चन उस समय पूछा गया था जब हमने रिफॉर्म्स की थी, LPG रिफॉर्म्स सन 1991 में। तो उसके 2 साल बाद सन 1993 में जो है वो ये आता है। ऑपरेशनाइज कब हुआ इंडिया में, 1993 में। और इंडिया जो है इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हम फिक्स्ड करेंसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसकी जगह पे जो है हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ जो है वो कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उसी को जो है वो लर्म्स बोला जाता है, विच इज लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। लिबरलाइज्ड यानी कि अपने एक्सचेंज रेट को हमने फ्री कर दिया, किससे, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। कोई भी ऐसा एक्सचेंज रेट का मैकेनिज्म जिसमें हम अपनी करेंसी को जो है वो फ्री करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसको जो है वो लर्म्स के नाम से बुलाया जाता है। तो होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है वो सिग्निफिकेंट है, ये बॉक्स जो है वो सेव करके रख लो अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लो। रीजन इसका ये है कि इसमें से क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट बन जाते हैं। क्लियर ऑन दिस। पहला, पहले क्या बोला उन्होंने, टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट जो है यानी कि हमारे इंडिया से जो बाहर चीजें भेजी जा रही हैं, वो किन नेशंस में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। सबसे पहले आता है US। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आया था सन 2023 में, अभी 24 आने वाला है। ठीक है, तो नया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आएगा विद इन जस्ट 2 मंथ्स।
उसके बाद ये चीज़ें में चेंज आएगा। लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है कि 1 साल के भीतर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना चेंज आएगा कि पहला वाला दूसरे में चला जाएगा, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई एकदम से कोई डायनेमिक चेंज आया है कि कोई 5th पोज़ीशन पे था और 1st पोज़ीशन पे चला गया, तो ये एक्सपेक्टेशन लगा लो कि उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछने की संभावना और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। पहली डेस्टिनेशन क्या है? यूएस, सेकंड कौन सी है? यूएई, थर्ड चाइना, नेक्स्ट हांगकांग और उसके बाद सिंगापुर। क्लियर ऑन दिस? हमारे देश में सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आती है? सिंगापुर से आती है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इन नेशंस को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया इंपोर्ट किन नेशन से किया जाता है, यानी हम किन नेशन से जो है वो सामान मंगवाते हैं अपने देश में। सबसे पहले आता है चाइना, उसके बाद आता है यूएस, फिर आता है यूएई, फिर आता है सऊदी अरेबिया। यूएई और सऊदी अरेबिया के केस में ऑयल ही है, क्रूड ऑयल ही है जो ज़्यादा परचेज किया जाता है। यूएस और चाइना जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे आते हैं। तो आपको इंडियन इकोनॉमी की ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई होगी कुछ हद तक। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन जो है वो इस बेसिस पे भी बन सकता है कि एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम सबसे ज़्यादा भारत से फॉरेन के देशों में भेजते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे कि सर इंडिया में जो है वो क्रूड ऑयल तो मिलता नहीं है, तो लेकिन ये जो है इन्होंने क्यों लिखा गया? ये इस वजह से लिखा गया है क्योंकि जो क्रूड ऑयल इंडिया के पास आता है उसी से जो है वो इंडिया आगे चीज़ें बनाता है और वो जो है वो फॉरेन नेशंस में भेजी जाती है। तो इस वजह से जो है वो तो टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट आ गया प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो आ सकती हैं जो हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें मेडिसिन्स भी जो है वो आती है जिन मेडिसिन्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। बाकी गोल्ड को एक्सपोर्ट किया जाता है, आयरन और स्टील को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट बॉक्स में आ गया, उसमें ये बोल रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्ट की जाती है। सोचिए कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो इंडिया फॉरेन के देशों से इम्पोर्ट करता है और वो सबसे ज़्यादा करता है। क्या चीज़ है जो इंडिया में नहीं मिलती? सबसे पहले क्रूड ऑयल, मिनरल एंड फ्यूल ऑयल, प्रीशियस मेटल्स, और उसके बाद ज्वेलरी, मशीन्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो सऊदी अरेबिया और दुबई का जो नंबर आ रहा था यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया और दुबई से मंगवाया जाता है। प्रीशियस आइटम्स और ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिकली यूएस के आसपास से मंगाई जाती हैं। मशीनरी होगी, ये पूरा का पूरा जो है वो यूएस से मंगवाया जाता है, इसी वजह से यूएस का नेम है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि जो दवाइयों की पैकेजिंग होगी तो वो सारा जो है वो चाइना से आता है। इवन जब एक बार न्यूज़ में था कि इंडिया जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट के खिलाफ एक वॉल जो है वो लगा देगा ताकि वहाँ के सामान हमारे इंडिया में ना आ पाए। उस रिपोर्ट में एनालिस्ट ने ये भी बोला था कि अगर ऐसा इंडिया करता है तो उसका नुकसान हमें खुद ही हो जाएगा। रीज़न इसका ये है कि हमारी डिपेंडेंसी उन पे इतनी ज़्यादा है। यदि आप मेडिसिन की बात करो तो कैप्सूल्स जो है वो पैक करने के लिए जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो चाइना से आता है। उसके ऊपर जो रैपर वगैरह होते हैं, जो उसकी जो पैकेजिंग का सामान है, अगर केमिकल को हम लीव कर दें, ठीक है, तो वो सारा चाइना से आता है। इस वजह से इन चीज़ों को जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं ये बॉक्स जो है वो आप लोगों को क्लियर जो है वो अच्छे से हो गया होगा और इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, अगर एक्सटर्नल डेप्थ की बात करें यानी लोन की बात करें, तो एक्सटर्नल डेप्थ जो है वो होता क्या है और वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, एक्सटर्नल डेप्थ की पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। पार्ट ऑफ ए कंट्री, ठीक है, which is been borrowed from the foreign creditors with which includes private commercial banks, international financial institutions such as World Bank, IMF and sovereign governments। कोई भी ऐसा लोन जो फॉरेन के किसी देश से लिया गया, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया, और फॉरेन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो या फिर इंडिया को जो है वो लोन दिया, कोई सवरन गवर्नमेंट ने इंडिया को लोन दिया, वो सारा का सारा जो है वो किस में आ जाएगा? एक्सटर्नल डेप्थ में आ जाएगा। यदि इसकी टाइप्स की बात करें हम लोग, ये कितने टाइप्स का होता है, उसमें बेसिकली जो है वो इसकी 3 टाइप्स बताई गई हैं। पहली जो है वो शॉर्ट टर्म डेप्थ होता है, यानी कि कम समय के लिए दिए जाने वाले लोन।
इसमें जो कम समय के लिए दिया जाने वाला है उसको जो है वो 1 ईयर के बेसिस पे डिफाइन किया गया, कि अप्रोक्सीमेटली वो 1 ईयर का जो है वो होता है। सेकंड सेकंड होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म को 1 ईयर से ज्यादा रखा गया है, ठीक है, जो 1 ईयर से ज्यादा समय के लिए कोई भी लोन दिया जा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया सॉवरन डेप्ट। सॉवरन डेप्ट में क्या होता है, कोई भी बॉन्ड इशू किया जा रहा है किसी नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन करेंसी में अपने फंड्स को जनरेट करने के लिए, तो उसको भी लोन के रूप में रखा जाएगा। यानी कि भारत सरकार जो है, मान लो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज करती है और फॉरेन में जो है वो देती है। फॉरेन में लोग जो है वो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेते हैं और फॉरेन में पेमेंट करते हैं, और वो जो पेमेंट है वो भारत सरकार के पास आती है जिसको वो यूज कर सकती है। अब जब उसको रीपे कर देंगे, ये जो है वो किस प्रोसीजर में आता है, वो आता है सोवरन डेप्ट के केस में आता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्रीलिम्स में जो है वो बोलेंगे सपोज इंडियन गवर्नमेंट वांट मनी, तो उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की फॉरेन नेशन में, क्या ऐसा पॉसिबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये किस में आएगा, ठीक है, ये किस में आएगा, एक्सटर्नल डेप्ट में आ जाएगा ये। ऐसा कभी किया गया है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज डन दिस, ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इन चीजों को जो है वो ध्यान रखिए। नेक्स्ट करेंसीज की बात करते हैं। सबसे पहली जो करेंसी है जिसके बारे में हम लोग डील करने वाले हैं वो कौन सी है, हॉट करेंसी, सॉरी हार्ड करेंसी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी करेंसी है। कोई भी ऐसी करेंसी जिसके ऊपर लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है, लोगों का क्या ज्यादा है, विश्वास ज्यादा है, तो उसको जो है वो इसमें बोला जाता है इंटरनेशनल करेंसी विच हैज हाईएस्ट फेथ, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी। कोई भी ऐसी करेंसी जिसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा और जिसके ऊपर इंटरनेशनली फेथ बहुत ज्यादा किया जाता है, तो उसको जो है वो हार्ड करेंसी के रूप में जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया सॉफ्ट करेंसी, क्या होती है, ठीक है, क्या आ गया सॉफ्ट करेंसी। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है, ठीक है। कोई भी ऐसी करेंसी जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, जो स्टेबल नहीं है, जो कभी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है और कभी जो है वो गिरनी शुरू हो जाती है, तो उसको जो है वो सॉफ्ट करेंसी के रूप में जाना जाता है और उसको इसमें लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर जो है वो हो गया होगा। नेक्स्ट आ गया हॉट करेंसी। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इट इज द टर्म फॉर द फॉरेक्स मार्केट एंड इट इज टेम्परेरी नेम फॉर अ हार्ड करेंसी। टेम्परेरी नेम जो है वो जो हार्ड करेंसी को दिया जाता है वो इसको बोला जाता है। इफ एनी हार्ड करेंसी इज एग्जिस्टिंग एन इकोनॉमी एट द फास्ट पेस एट टाइम, द हार्ड करेंसी इज सेड टू बी हॉट। अगर मान लो कोई हार्ड करेंसी है और इकोनॉमी जो है उनकी बहुत फास्ट रेट से चल रही है, तो उस समय जो करेंसी है उनकी, तो उनको हॉट करेंसी के नाम से बोला जाएगा। नेक्स्ट आ गया हीटेड करेंसी, क्या होती है। डोमेस्टिक करेंसी विच इज अंडर प्रेशर ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यू टू एनी हार्ड करेंसी हाई टेंडेंसी एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी। कोई भी ऐसी करेंसी जो हमारी खुद की डोमेस्टिक करेंसी है, मान लो इंडियन रुपीज है, लेकिन वो जो करेंसी है वो लगातार डेप्रिशिएट होती चली जा रही है, किस चीज के चलते, एक फॉरेन करेंसी उसके सामने है, मान लो यूएस डॉलर। इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात करें, यूएस डॉलर होने की वजह से जो है वो इंडियन रुपीस की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है। तो इसी चीज को जो है वो हीटेड करेंसी बोला जाएंगे, कि जो प्रेशर डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है, जो प्रेशर डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर आ रहा है किस चीज के चलते, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के चलते, और उसी के चलते जो है पहली वाली करेंसी जो है वो लगातार डेप्रिशिएट होती चली जा रही है, नीचे जा रही है। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीटेड करेंसी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हीटेड करेंसी, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस में जो है इसी सिचुएशन को देखा गया था, जो सन 1997 में हुई थी, जब कन्वर्टेबिलिटी की बात की गई थी, ठीक है। तारापुर कमेटी ने भी ये बोला था, तारापुर कमेटी को सेटअप इन द ईयर 1997 और समथिंग, 98 था शायद, ठीक है। तो उस समय उन्होंने भी बोला था कि यदि आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती, तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हो। तो उसी चीज़ को लिखा गया कि हीटेड करेंसी जो है वो क्या होती है। नेक्स्ट आ गया चीप करेंसी, क्या होती है। When a government start repurchasing its bond before their maturities and at full maturity price, there increase in the supply of money which is known as the cheap currency। जब मान लो गवर्नमेंट ने जो है कोई बॉन्ड इशू किया था और उसकी जो समय था वो 1 साल का था, लेकिन 6 महीने बाद ही सरकार जो है वो उसको दोबारा खरीद लेती है और सारा पैसा वापस करती है जो उस समय किया जाने वाला था 1 साल बाद। तो इस चीज के चलते क्या होगा, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी इकोनॉमी में, और
इकोनॉमी में मनी जो है वो इजीली अवेलेबल होगी। अब इसी इजीली अवेलेबल मनी को जो है वो चीप मनी, किसके नाम से, चीप मनी के नाम से जो है वो जाना जाता है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हाँ, डियर करेंसी क्या होता है? इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ चीप करेंसी। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है चीप करेंसी का। इसमें क्या होगा, मनी सप्लाई पहले केस में जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इस केस में जो है इजीली मनी अवेलेबल नहीं होगी। लोग जो है उनका पैसा जो है वो ज्यादातर किसी सिक्योरिटी में वगैरह में रहेगा और मनी सप्लाई जो है वो कम रहेगी। गवर्नमेंट इशू बॉन्ड्स, द फ्लो ऑफ मनी इंक्रीजेस फॉर परचेजिंग पब्लिक टू गवर्नमेंट, हेंस सप्लाई ऑफ मनी इज डिक्रीज एंड दिस इज नोन एज द डियर करेंसी। ठीक है, तो होप सो जो है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, आईएमएफ की जो स्कीम्स है वो क्या क्या होती है? आईएमएफ की स्कीम्स जो है वो क्या क्या होती है? पहली स्कीम जो आईएमएफ के द्वारा लाई गई थी उसका नाम था एसबीए। ठीक है, पहली स्कीम जो है वो एक गलत वर्ड होगा जो यूज किया गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या क्या उसमें प्रोसीजर होता है या किन चीजों को यूज किया जाता है। देखिए, ये टर्म्स हैं, जो टर्म्स जो है वो आईएमएफ में कहीं ना कहीं यूज होंगी, वर्ल्ड बैंक में यूज होंगी, और उन्हीं टर्म्स को जो है वो आगे बना के कोई एमसीक्यू फ्रेम किया जाता है, तो इसी चीज के लिए ये सिग्निफिकेंट हो जाती है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट क्या होता है? आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी इकोनॉमी की, जब वो क्राइसिस में है, और क्राइसिस भी कौन से, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उस समय जब आईएमएफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करता है किसी और नेशन की, तो इसको जो है वो क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट। क्या बोला जाता है? स्टैंड बाय अरेंजमेंट। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन क्या होती है? ठीक है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन जो है वो क्या होती है उसको समझते हैं। फॉर कंट्री विद वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कोई भी ऐसी करेंसी है, कोई भी ऐसा नेशन है जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हिस्टोरिकल चीजें हैं वो बहुत अच्छी रही हैं जब भी कोई चीज को लागू करना होता है। नो ऑनगोइंग कंडीशन एंड नो स्कैप ऑफ द साइज ऑफ द क्रेडिट लाइन, तो उसको जो है वो फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन के नाम से बोला जाता है। प्रिकॉशनरी एंड लिक्विड लाइन का मीनिंग क्या होता है? प्रिकॉशनरी और लिक्विड जो है लाइन का मीनिंग क्या होता है? फाइनेंसिंग टू मीट एक्चुअल और पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड ऑफ कंट्री विद साउंड पॉलिसीज। अपनी पॉलिसीज को इस हिसाब से निर्धारित करना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ गया एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो है वो ईएफएफ के नाम से लिखा जाता है इसको। वो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। EFF क्या होगा? बेसिकली इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द IMF to its member country which authorize them to raise any amount of foreign exchange from it fulfill their balance of payment। ये वो चीज है जो किसी फॉरेन करेंसी या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी देश को दी जाएगी। इसमें बेसिकली होगा क्या कि जो मेंबर कंट्री हैं उनको ऑथराइज किया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि आप फॉरेन एक्सचेंज को पूरा करने के लिए जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को मैनेज करने के लिए जो है वो इसको यूज कर लो पैसे को। तो इसी चीज को EFF के नाम से बोला जाता है, विच इज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू कंट्रीज। ये क्यों किया गया? ताकि कंट्रीज को असिस्टेंस मिल पाए। पहली चीज क्या है? एक्सपीरियंसिंग सीरियस पेमेंट इनबैलेंस बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम की वजह से, इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जो है वो ये बोला जाता है। सेकंड, करेक्टराइज्ड बाय द स्लो ग्रोथ एंड एन इनहेरिटेड वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। उनकी ग्रोथ स्लो है और वीक पोजीशन जो है वो उनकी हो रखी है, तो इस चीज के चलते। ट्रेड इंटीग्रेशन मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है? ट्रेड इंटीग्रेशन मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है इसको समझते हैं। ये बेसिकली अलाउज करता है IMF टू प्रोवाइड लोन अंडर वन ऑफ द फैसिलिटीज टू अ डेवलपिंग कंट्रीज हुज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सफरिंग बिकॉज ऑफ द मल्टीनेशनल ट्रेड लिबरलाइजेशन। उन्होंने एकदम से ही जो है वो अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। इकोनॉमी को ओपन करने के बाद जो है वो ये हुआ कि वहां से जो इम्पोर्ट आ रहा था फॉरेन देशों से वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। एक्सपोर्ट उस रेशियो से इंक्रीज नहीं हो पाया, और उसी को मैनेज करने के लिए जो IMF हेल्प करेगा उसको बोला जाएगा ट्रेड इंटीग्रेशन
मैकेनिज्म, एब्सोल्युटली राइट। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट आ गया एमएफएन क्या होता है। एमएफएन की फुल फॉर्म होती है मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये बेसिकली डब्ल्यूटीओ में किया जाता है। एक देश दूसरे देश के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, तो इस वजह से आईएमएफ जो है, एमएफएन जो है वो स्टेटस दिया जाता है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के तहत। Member countries cannot normally discriminate before the trading partner. If any country grants one country a special favor such as lower the customized duty for one of their products, the same would be need to extend to all other WTO members. This principle is known as the MFN. MFN क्या होता है? अगर मान लो हमारा देश है, हम किसी एक नेशन के लिए जो है वो अपना जो कस्टम ड्यूटी हम उस ये इसकी चीज़ों के ऊपर लगा रहे थे उसको कम कर देते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहता है कि बाकी नेशंस के लिए भी ऐसा करो। अब उस देश को, जो बाकी नेशन को हम ये फेवर देते हैं, इसको बोलता है मोस्ट फेवर नेशन की। अब पाकिस्तान को भी हमने एमएफएन का स्टेटस जो है वो दिया हुआ था रिसेंटली, जो कुछ साल पहले जो अटैक्स हुए थे, तो उसके बाद जो है हमने उनसे ये एमएफएन का स्टेटस ले लिया था और उनकी चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी जो है वो लगनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट आ गया टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, दोनों चीज़ों में फ़र्क समझिए। अब तक लग रहा होगा कि सर ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, पर सेम नहीं होती। टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग क्या है? टैक्स अवॉइडेंस इज द लीगल यूज ऑफ कंट्रीज टैक्स रेजिम इन ऑर्डर टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय लीगल मीन्स। लीगल चीज़ों को यूज़ करना, उसके लूप होल्स देखना, और उन्हीं लूप होल्स को यूज़ करके टैक्स देने से बचने की जो चीज़ है उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। क्लियर ऑन दिस? दिस इंक्लूड्स investing funds in any investment insurance so that the net amount earned is less than the taxpayer have to pay only a reduced amount of the tax। ठीक है, तो टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन होता है विलफुली एंड इलीगल इवेजन करना टैक्सेस की, जो इंडिविजुअल के द्वारा की जाती है, ट्रस्ट के द्वारा की जाती है और किसी कॉर्पोरेट के द्वारा की जाती है। इन दिस केस टैक्स पेयर मिस रिप्रेजेंट देयर फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर डेलिबरेटली टू टैक्स अथॉरिटीज। अपने जो टैक्स अथॉरिटीज को चीज़ें दिखाने वाली चीज़ें हैं उसमें जो है वो डेलिबरेटली चेंजेस करता है और उन चेंजेस करके दिखाता है कि मेरा जो है वो टैक्स तो बनता ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इज एन इलीगल, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल वे में ही लूप होल फाइंड आउट करके करना, तो ये डिफरेंस होता है। टैक्स हेवन जो है वो क्या होता है? टैक्स हेवन बेसिकली कंट्रीज के नाम होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नेशंस होते हैं जो बेसिकली लोगों को ये बोलते हैं कि आप हमारे नेशन में इन्वेस्ट करो, हम आपके ऊपर जो है वो कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। और उन नेशन जो होंगे वो गरीब नेशंस होंगे, ज़्यादा रिच नहीं होंगे, वहाँ पे कोई लोकली इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, ऐसा चीज़ कर देते हैं, देशों के द्वारा ऐसी चीज़ें की जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे एक रीजन है, उसको बोलते हैं पैनामा, PANAMA। उस वाले रीजन में जो है वो इस तरीके की चीज़ें जो है वो की जाती हैं। और इसमें बेसिकली ये होता है, यदि मान लो आप हो, ठीक है, अब आपके पास पैसा आया, आपके पास लगभग जो है 90 लाख आ गया हर महीने का 1 साल तक। अब आपके पास इतना पैसा आया, अब आपको ये चीज़ होगी कि सर ये पैसा जो है सरकार इस पे टैक्स लगा देगी और इसका हम यूज़ नहीं कर सकते। अब आप जो है वो ये चीज़ देखोगे कि कोई ऐसा तरीका है कि उससे बचा जा सकता है। तो आपको जो है वो ये चीज़ पता लगी कि हर महीने जो है अगर आप 90 लाख एक देश में इन्वेस्ट कर देते हो, तो उस पे जो है उनकी सरकार के द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वहाँ पे आप चुपचाप अपना बिज़नेस चलाओ और वहाँ से चीज़ें लाके पूरे वर्ल्ड में बेच दो। ठीक है? इवन गवर्नमेंट आपको अदर बेनिफिट्स भी देगी। सिटीज़न बनना चाहते हो वहाँ के, वो भी बन जाओगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों के चलते जो है उस नेशन को, जहाँ पे टैक्स जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, उसको टैक्स हेवन कंट्री के नाम से जाना जाता है। अब आप पूछोगे कि सर ये जो है ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना जो है वो लीगल है? नहीं, इसको जो है वो नहीं लीगल माना जाता, क्योंकि आप सरकार की नज़रों से वो चीज़ों को इलीगल वे में जो है वो बच रहे हो उन चीज़ों से। ठीक है, नेक्स्ट आता है GAAR क्या होता है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये क्या होता है? ये सन 2010 में जो है वो लाई गई थी डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत। और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये था वो ये सिंपल सा ये था, टू कोडिफाई द डॉक्ट्रिन ऑफ substance over form where the real intention of parties and purpose of an agreement is taken into account for the determination that ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज़ों के टर्म्स में समझिए। ठीक है, कोई भी कंट्री जो है वो दूसरे देश में जाके प्रॉफिट ना कमाए या टैक्स इवेजन ना कर पाए। ठीक है, प्रॉफिट कमाए लेकिन टैक्स इवेजन ना कर पाए।
टैक्स को जो है उन्हें पे करना पड़े, तो इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पे एक जो है वो साइन हुआ था और इसको जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आ गया पोइम। पोइम रूल्स क्या होते हैं? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। कोई भी ऐसी कंट्री, इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपकी एक कंपनी है और वो कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती है पनामा में, पनामा नाम के कंट्री में। अब वहां पे जो है आपको टैक्स जीरो पे करना पड़ता है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट के लिए जो ऑफिस बना रखा है, जो सीए वगैरह रख रखे हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह रख रहे हैं, वो इंडिया में ही काम करते हैं। काम वहां पे हो रहा है पनामा में, सामान वहां पे बन रहा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्राइस क्या रखा जाएगा, ये सारी चीजें इंडिया में डिस्कस की जा रही हैं। अब उस चीज के चलते क्या होगा, जो आपका इंडिया वाला ऑफिस है इसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा, लेकिन जो पनामा है वो तो टैक्स फ्री है। और आप इस तरीके से जो है वो गलत प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए जो है वो पोइम रूल्स को लाया गया था, जिसमें ये बोला जाता है बेसिकली कि उस कोई भी कंपनी है उसका मैनेजमेंट देखा जाएगा कि उनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे हो रही है, मेजर उनकी जो है वो कहाँ पे हो रही है, और जिस किसी देश में भी हो रही होगी तो उस देश में जो है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। हुआ क्या था इसको समझिए। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के केस में क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स से इवेड करने के लिए लोग जो है वो क्या करते हैं, फर्म्स कंपनीज क्या करती हैं कि अपना प्रॉफिट जो है वो जीरो शो कर देती है। प्रॉफिट जो है वो अपना शिफ्ट कर देते हैं कि हमारा जो है वो इस बार का प्रॉफिट नहीं बना। ये एक देश में नहीं किया जा रहा था, ये इंटरनेशनली काफी देशों में किया जा रहा था, जिसके चलते सरकारों को जो है वो लॉस बहुत ज्यादा पहुंचाया जा रहा था। तो इसी वजह से G20 और ओपेक OECD नेशंस जो हैं वो एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसमें बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है वो लगाया जाता है। इसमें जो है बेसिकली ये था कि इनकी प्लानिंग ये थी कि टैक्स से संबंधित रूल्स हैं, ठीक है, उसमें जो है आर्टिफिशियल शिफ्टिंग हो रही है प्रॉफिट की, और ये शो किया जा रहा है कि हमने तो इस जगह पे प्रॉफिट कोई बनाया ही नहीं है, तो इस वजह से हमारा टैक्स नहीं बनता। तो उस चीज को जो है वो पकड़ना, उस चीज में लूप होल्स ढूंढना और उस चीज को जो है वो क्या करना, सही करना। तो इस चीज का नाम था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान से जो है वो तैयारी कीजिए और ये देखिए कि कैसे आप प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।